अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के रेगिस्तान में कभी एक ऐसा वंश था जिसके पास मौसम को नियंत्रित करने का ज्ञान था, जो हवाओं से संवाद कर सकता था और जो बिना सेना के केवल ऊर्जा के बल पर अपना साम्राज्य चलाता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि यह कहानी है नागवंशी साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसे इतिहास आज भी ढूंढ नहीं पाया। हवा चलती है, पर उसके साथ जैसे कोई आवाज भी बहती है। एक दबा दबा इतिहास, एक भूली बिसरी सभ्यता और उसके भीतर छिपे कुछ राज जो आज भी खुद को दुनिया से बचाकर चुपचाप पड़े हैं। कच्छ की रेत में सिर्फ पछुआ हवा नहीं बहती, यहां बहती है नागवंशी साम्राज्य की दास्तान। एक ऐसा साम्राज्य जो था भी और नहीं भी, जिसकी कहानी लोगों ने सुनी भी पर लिखी बहुत कम गई है। कई इतिहासकार मानते हैं कि नागवंश सिर्फ एक राजवंश नहीं था, वह एक विद्या था, एक ज्ञान परंपरा। इन लोगों को धरती का ज्ञान सबसे अधिक था। वे हवा की नमी से सालों बाद आने वाले सूखे का अनुमान लगा लेते थे। आकाश की चाल देखकर बता देते थे कि अगला मौसम कैसा होगा। उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? प्रकृति से संवाद। कहा जाता है नागवंशी लोग सर्पों को देवदूत मानते थे। उनके राजचिन्ह पर भी सर्प बना होता था, क्योंकि सर्प उनकी नजरों में था ऊर्जा, उपचार और रहस्य का प्रतीक। कच्छ में आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने सिर्फ महल नहीं बनाए थे, उन्होंने प्रकृति की भाषा भी सीखी थी। नागवंशियों का यहां आगमन कब हुआ, इसका सही रिकॉर्ड नहीं है, पर स्थानीय कथाएं बताती हैं कि जब कच्छ का इलाका आधा दलदली और आधा समुद्री था, तभी नागवंशी यहां बसे। उनके साथ आया एक ऐसा ज्ञान जो किसी और सभ्यता के पास नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि वे किसी हिमालयी क्षेत्र से आए। कुछ कहते हैं कि वे सिंध और बलूचिस्तान होते हुए कच्छ पहुंचे। पर एक बात पर सबकी राय एक है, वे कहीं से भी आए हों, उनके पास ऐसा ज्ञान था जो कच्छ की कठोर धरती को भी जिता सकता था। आपने कहावत सुनी होगी, नागों के पास उपचार की कला थी। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। नागवंशी वास्तव में चिकित्सा, जड़ी बूटी, ऊर्जा शोध और तंत्र के मार्ग को जानते थे। उनके मंदिरों में सर्प की आकृतियों के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह के चिन्ह भी पाए गए हैं। यह दिखाता है कि यह लोग सिर्फ धार्मिक नहीं थे, बल्कि ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस में भी माहिर थे। कुछ दुर्लभ ग्रंथों में लिखा है, नागवंशी योगीस हवा की दिशा बदलने तक का मंत्र जानते थे। क्या यह सच है? कहना मुश्किल है। पर कच्छ के रेगिस्तान में आज भी कुछ हवाएं ऐसे मोड़ लेती हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। यह संयोग है या किसी भूली विद्या का बचा खुचा अंश? कोई नहीं जानता। नागवंश सर्प को अपना आदर्श क्यों मानता था? क्योंकि सर्प को माना जाता था कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक, और नागवंशी इस ऊर्जा के साधक थे। उनका मानना था, जिसके भीतर ऊर्जा जाग जाए, उसे बाहरी हथियारों की जरूरत ही नहीं। इसी वजह से उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनका प्रभाव विशाल। रेगिस्तान में उनके नाम मात्र से नखलिस्तान के लोग बिना लड़े युद्ध छोड़ देते थे, क्योंकि नागवंशी शासक माना जाता था मन को जीतने की कला के उस्ताद। आज कच्छ में कई छोटे छोटे गांवों के नजदीक आपको टूटे फूटे खंडहर मिलेंगे, पर उनमें एक खास समानता है, दीवारों पर उकेरा हुआ सर्प चिन्ह। ये खंडहर बताते हैं कि कभी यहां एक ऐसा वंश था जिसने अपने ज्ञान और रहस्य के बल पर पूरी धरती की ऊर्जा को पढ़ लिया था। पुरातत्व विभाग को कई स्थानों पर अजीब आकार के पत्थर मिले हैं, जिनमें सर्प को एक ऊर्जा मार्ग के रूप में दिखाया गया है। क्या यह किसी प्राचीन ऊर्जा मानचित्र का हिस्सा था या किसी गुप्त मार्ग का? कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इतना शक्तिशाली साम्राज्य अचानक कैसे गायब हो गया? कुछ कथाएं बताती हैं कि एक नए राजवंश ने नागवंशियों की विद्या को खतरनाक मानकर दमन किया। नागवंशी लोग फिर गायब हो गए या किसी गुप्त घाटी में चले गए। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या नागवंशी आज भी जीवित हैं? कच्छ के कई गांवों में कुछ परिवार दावा करते हैं कि उनके पूर्वज नागवंशियों से जुड़े थे। वे आज भी कुछ प्राचीन अनुष्ठान करते हैं, कुछ पुराने मंत्र जानते हैं, और कुछ तो कहते हैं कि उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आधुनिक डॉक्टरों ने कभी नहीं देखी। क्या यह सच है या सिर्फ कहानियां?
हर दर्शक खुद निर्णय लेगा। पर एक बात आज भी सच है, जब कच्छ की हवा तेज चलती है तो उसके साथ एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती है। स्थानीय लोग कहते हैं यह नागवंशियों की पुकार है। वे कभी गए नहीं, बस दिखना बंद हो गए हैं।